वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं डेली 12 बजे आपके लिए एसएससी जीडी की क्लास लाती रहती हूँ, और अगर आप लोग एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है? What is the literacy rate of New Delhi district according to 2011 census? A 88.01%, B 64.09%, C 54.12%, D 98.42%। इसका सही जवाब है 88.01%। दिल्ली की साक्षरता दर के बारे में और कुछ बातें। 2011 की जनगणना के मुताबिक नई दिल्ली की साक्षरता दर 88.01% थी। यह आंकड़ा पुरुषों और महिलाओं दोनों की साक्षरता दर को मिलाकर निकाला गया है। साक्षरता दर में बदलाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सरकारी पहल, सामाजिक बदलाव और शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। यह 2001 की साक्षरता दर 64.84% से ज़्यादा थी। पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। माउंट आबू कहाँ पर स्थित है? वेयर इज माउंट आबू लोकेटेड? ए कोलकाता, बी राजस्थान, सी केरल, डी उदयपुर। इसका सही जवाब है राजस्थान। माउंट आबू के बारे में और कुछ बातें। माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित एक पहाड़ी स्टेशन है। यह अरावली पर्वतमाला में है और समुद्र तल से करीब 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। यह राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। माउंट आबू की खासियत। माउंट आबू की खासियत। माउंट आबू को प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ कई हरे भरे जंगल, झरने और झीलें हैं। यहाँ कई धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ब्रह्मा कुमारी आश्रम, गुरु शिखर और जैन तीर्थ। माउंट आबू में एक अभयारण्य भी है, जहाँ लंगूर, सांभर, जंगली सुअर और चीते देखे जा सकते हैं। माउंट आबू में विशाल, आरामदायक घर और ब्रिटिश स्टाइल के बंगले हैं। यहाँ आदिवासी जातियों के डेरे भी देखे जा सकते हैं। माउंट आबू में अद्भुत प्रजाति के पौधे, फूल और वृक्ष है। माउंट आबू की पर्वत श्रृंखला करीब 22 किलोमीटर लंबी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मानव पेट में पाया जाता है? Which of the following acid is found in human stomach? A. Hydrochloric amla, B. Sulfuric amla, C. Nitric amla, D. Acetic amla। इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में और कुछ बातें। मानव पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाने वाला एक मजबूत अम्ल है। यह पेट के पाचक रस, गैस्ट्रिक जूस का एक अहम हिस्सा है। यह भोजन को पचाने में मदद करता है। यह पेट में मौजूद बैक्टीरिया और दूसरे हानिकारक सूक्ष्मजीवों को खत्म करने में भी मदद करता है। इसका रासायनिक सूत्र HCl है। गैस्ट्रिक पिट्स में पेरिएटल कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने उपन्यास ग्रिमस लिखा है? हु अमंग द फॉलोइंग रोट द नॉवल ग्रिमस? ए. अमिताभ घोष, बी. विक्रम सेठ, सी. अरविंद अडिगा, डी. सलमान रुश्दी। इसका सही जवाब है सलमान रुश्दी। ग्रिमस के बारे में और कुछ बातें। सलमान रुश्दी ने उपन्यास ग्रिमस लिखा है। यह उपन्यास साल 1975 में प्रकाशित हुआ था और सलमान रुश्दी का पहला उपन्यास था। यह एक काल्पनिक और विज्ञान कथा उपन्यास है। इसमें विज्ञान कथा और काल्पनिक तत्वों को दार्शनिक और अस्तित्ववादी विषयों के साथ मिलाया गया है। इस उपन्यास की कहानी फ्लैपिंग ईगल के बारे में है। फ्लैपिंग ईगल एक युवा मूल अमेरिकी व्यक्ति है, जिसे एक जादुई तरल पदार्थ पीने से अमरता मिलती है। वह 777 साल 7 महीने और 7 दिन तक पृथ्वी पर भटकता है और अपनी अमर बहन की तलाश करता है। सलमान रुश्दी अपनी कथा शैली के लिए जाने जाते हैं। उनकी अन्य उल्लेखनीय कृतियों में मिडनाइट्स चिल्ड्रन और द सैटेनिक वर्सेस शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ख्याल और ध्रुपदमार शैलियों के मिश्रण की रचना किस घराने के अंतर्गत आती है? Which घराना includes compositions of a mixture of ख्याल and ध्रुपदमार styles? A. इंदौर घराना, B. आगरा घराना, C. पटियाला घराना, D. ग्वालियर घराना। इसका सही जवाब है आगरा घराना। आगरा घराना के बारे में और कुछ बातें।
ख्याल और ध्रुपदमार शैलियों के मिश्रण की रचना आगरा घराने के अंतर्गत आती है। आगरा घराने ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अहम योगदान दिया है। इस घराने की रचनाओं में स्वर और लय पर जोर दिया जाता है। इनकी रचनाओं में जटिल और मजबूत पैटर्न होते हैं। आगरा घराने के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों में फयाज खान और विलायत हुसैन खान शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? What is the name of the mascot of the 37th National Games? A. Jeli, B. Pandi, C. Oli, D. Moga। इसका सही जवाब है मोगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर के बारे में और कुछ बातें। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोगा है। जून 2023 में इसका अनावरण किया गया था। मोगा एक भारतीय बाइसन है। 37वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में कुछ और जानकारी। ये खेल 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक गोवा के मडगांव में आयोजित किए गए। इन खेलों में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। इन खेलों में 43 तरह की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? Who among the following is known as the Waterman of India? A. Dr. M.S. Swaminathan, B. Dr. Arun Krishnan, C. Dr. Rajendra Singh, D. Dr. हीरालाल चौधरी। इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र सिंह। डॉक्टर राजेंद्र सिंह के बारे में और कुछ बातें। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजेंद्र सिंह राजस्थान के अलवर जिले के एक प्रसिद्ध जल संरक्षणवादी है। उन्होंने पारंपरिक जल संरक्षण विधियों को फिर से शुरू किया और लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने राजस्थान के उन गांवों में पानी जमा करने की पारंपरिक तकनीकों को फिर से शुरू किया जो दशकों से छोड़े जा चुके थे। उनके प्रयासों से करीब 7,000 जोहड़ों का निर्माण हुआ और राजस्थान के 1,000 गांवों में पानी की समस्या दूर हुई। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। साल 2001 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2005 में उन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2015 में उन्हें स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पैरालंपिक 2020 पदक तालिका में भारत की रैंकिंग क्या थी? What was India's ranking in the Paralympics 2020 medal table? A. 20, B. 24, C. 13, D. 10। इसका सही जवाब है 24। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के बारे में और कुछ बातें। टोक्यो पैरालंपिक 2020 भारत रिकॉर्ड 19 पदकों के साथ 24वें स्थान पर रहा। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अपना अभियान सर्वकालिक उच्चतम 19 पदकों के साथ समाप्त किया, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? Where does the sun rise first in India? A. असम, B. अरुणाचल प्रदेश, C. मेघालय, D. मणिपुर। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। सूर्योदय के बारे में और कुछ बातें। अरुणाचल प्रदेश में डोंग घाटी है। यहाँ एक गांव है जिसका नाम है डोंग। इस डोंग गांव में ही सबसे पहले सूर्योदय होता दिखाई देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सुबह 4 बजे के करीब यहाँ सूर्योदय हो जाता है और शाम के 4 बजे तक सूर्यास्त होने लगता है। ये गांव धरती से करीब 1240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वीतम राज्य है, इसलिए यहाँ सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती है। इस राज्य का नाम भी उगते सूर्य को ध्यान में रखकर ही रखा गया है। अरुण का मतलब है सूर्य और चल का मतलब है उदय। इस तरह अरुणाचल का मतलब होता है सूर्योदय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है? Which one of the following rivers originates from the western Ghats? A. नर्मदा नदी, B. लूनी नदी, C. बनास नदी, D. मांडवी नदी। इसका सही जवाब है मांडवी। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां के बारे में और कुछ बातें। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां ये है: गोदावरी, कावेरी, मांडवी, कृष्णा। मांडवी के बारे में और कुछ बातें। मांडोवी नदी गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बहती है। इसे महादायी नदी भी कहा जाता है। यह नदी कर्नाटक के बेलगाम जिले के भीमगढ़ में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। मांडोवी नदी की कुल लंबाई 77 किलोमीटर है। इसका 29 किलोमीटर का हिस्सा कर्नाटक और 52 किलोमीटर का हिस्सा गोवा से होकर बहता है। यह नदी गोवा में जुवारी नदी से मिलकर अरब सागर में मिल जाती है। मांडोवी नदी के सागर में मिलने की जगह पर मुरगांव, मोरमुरगाम की प्राकृतिक बंदरगाह बनी है।
मांडोवी नदी के किनारे दूधसागर फॉल्स और वरपोहा फॉल्स हैं। मांडोवी नदी के किनारे पुराने गोवा के शहर के पास 3 बड़े मीठे पानी के द्वीप हैं, दीवार, चोराव और वैंगसिम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्यता संख्या कितनी निर्धारित की गई है? What is the general constitution number prescribed by the Indian Constitution? A is 546, B 552, C 545, D 543। इसका सही जवाब है 552। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के मुताबिक लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का। लोकसभा के बारे में कुछ और खास बातें। लोकसभा में सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल जब तक कि इसे भंग न कर दिया जाए। इसकी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 साल का होता है। लोकसभा में कुल 131 सीटें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। लोकसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण संसद टीवी चैनल पर होता है। लोकसभा संसद का निचला सदन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुप्त वंश का संस्थापक था। द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनास्टी वॉज ए कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी श्रीगुप्त, डी समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है श्रीगुप्त। गुप्त वंश के बारे में और कुछ बातें। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। उनके शासनकाल की अवधि 240 से 280 ईस्वी थी। श्रीगुप्त के बाद उनके बेटे घटोत्कच शासक बने। गुप्त वंश के कुछ और शासक और उनकी उपलब्धियां। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला महान शासक, वह महाराजाधिराज कहलाने वाले पहले शासक थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक बने। उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने विजय के जरिए साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मालवा, गुजरात और काठियावाड़ पर विजय हासिल की। कुमारगुप्ता और स्कंदगुप्ता, इनके शासनकाल में हूणों के आक्रमण के कारण साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के जनसंख्या अध्ययन में किस जनगणना वर्ष को जनसांख्यिकीय विभाजन कहा जाता है? Which census year is referred to as the demographic split in the population study of India? A 1911, B 1921, C 1931, D 1941। इसका सही जवाब है 1921। जनसांख्यिकीय विभाजन के बारे में और कुछ बातें। भारत में जनसंख्या अध्ययन के संदर्भ में साल 1921 को जनसांख्यिकीय विभाजन या महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। इसकी वजह ये रही, साल 1921 से पहले जनसंख्या स्थिर नहीं थी और कभी बढ़ती और कभी घटती रहती थी। 1911 से 1921 के बीच भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर रही। साल 1921 के बाद से जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई। साल 1921 के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सुधार हुआ, जिससे मृत्यु दर कम होने लगी। साल 1921 से 1951 के बीच की अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि का काल माना जाता है। भारत में जनसंख्या से जुड़े कुछ और बातें। 1951 से 1981 के दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट का दौर माना जाता है। 1901 के बाद से सिर्फ 1911 से 1921 के बीच का दशक ही ऐसा समय था जब भारत की आबादी घटी। स्वतंत्रता के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के कारण जनसंख्या वृद्धि दर में काफ़ी तेज़ी आई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? By whom was Nalanda University established? A. हर्षवर्धन, B. कुमारगुप्त, C. समुद्रगुप्त, D. चंद्रगुप्त। इसका सही जवाब है कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में और कुछ बातें। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई थी। यह विश्वविद्यालय बिहार के आधुनिक बड़गाम गांव के पास था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ बौद्ध धर्म के अलावा वेद, हेतुविद्या, योगशास्त्र, चिकित्सा, तंत्र विद्या, सांख्य दर्शन जैसे विषयों की भी पढ़ाई होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में 8 महापाठशालाएं और 3 बड़े पुस्तकालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के अधीन मामलुकों ने तबाह कर दिया था। आज यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय टूर्नामेंट नहीं है? Which of the following is not an tournament? Indian. A. संतोष ट्रॉफी, B. सुब्रतो कप,
सी यूईएफए चैंपियंस लीग, डी डूरंड कप। इसका सही जवाब है यूईएफए चैंपियंस लीग। भारतीय टूर्नामेंट के बारे में और कुछ बातें। यूईफा चैंपियंस लीग भारतीय टूर्नामेंट नहीं है, यह यूरोपीय फुटबॉल संघों का संघ यूईफा द्वारा आयोजित किया जाने वाला टूर्नामेंट है। यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में से एक है। भारत में होने वाले कुछ प्रसिद्ध टूर्नामेंट ये रहे: रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, एनकेपी साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी, इंडियन प्रीमियर लीग। भारत में होने वाला डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत साल 1888 में शिमला के अन्नाडिल में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? डोगरी लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटोरीज? ए जम्मू और कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी लक्षद्वीप, डी असम। इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। डोगरी भाषा के बारे में और कुछ बातें। डोगरी भाषा हिंद यूरोपीय भाषाओं के भीतर हिंद आर्यन समूह का सदस्य है। डोगरी के बोलने वालों को डोगरे कहा जाता है और डोगरी के भाषाई क्षेत्र को सामान्यतः डुग्गर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अवनी लखेरा टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल से संबंधित है? अवनी लखेरा बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट इन टोक्यो पैरालंपिक्स? ए जेवेलिन, बी शूटिंग, सी लंबी कूद, डी ऊंची छलांग। इसका सही जवाब है शूटिंग। अवनी लेखरा के बारे में और कुछ बातें। अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन एक इवेंट में कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा उन्होंने इसी पैरालंपिक में एक स्वर्ण पदक भी जीता था। टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली अवनी भारत की पहली महिला बनी थी। अवनी लेखरा ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में भी महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग एक इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। इस जीत के साथ ही वह 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। अवनी ने इस इवेंट में 249.7 का स्कोर करके नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया था। अवनी लेखरा ने जूनियर और सीनियर दोनों श्रेणियों में कई विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। साल 2021 में उन्हें पद्मश्री और खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने 1993 में ओडिसी नृत्य विद्यालय सृजन की स्थापना की थी? Who among the following founded the Odissi Dance School Srijan in 1993? A. माधवी मुदगल, B. कुमकुम मोहंती, C. रतिकांत महापात्र, D. केलुचरण महापात्र। इसका सही जवाब है केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र के बारे में और कुछ बातें। ओडिसी नृत्य विद्यालय सृजन की स्थापना केलुचरण महापात्र ने अपनी पत्नी लक्ष्मीप्रिया महापात्र और बेटे रतिकांत महापात्र के साथ मिलकर साल 1993 में की थी। केलुचरण महापात्र एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक, गुरु और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक थे। उन्हें 20वीं शताब्दी में ओडिसी नृत्य को लोकप्रिय बनाने और पुनरुद्धार करने का श्रेय दिया जाता है। वह ओडिशा से पद्म भूषण पाने वाले पहले व्यक्ति है। सृजन में प्रतिभाशाली नर्तकियों का समूह होता है। यह एक प्रशिक्षण और प्रदर्शन कम्यून है। सृजन में सालाना कई शास्त्रीय नृत्य और संगीत समारोह आयोजित किए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड एज पेड्डा पंडुगा? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। मकर संक्रांति के बारे में और कुछ बातें। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में मनाया जाता है। पेड्डा पांडुगा का मतलब है बड़ा त्योहार। यह सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस स्टेशन पर सबसे अधिक वार्षिक वर्षा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशंस रिसीव्स द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल? ए नागपुर, बी चेन्नई, सी जोधपुर, डी मेघालय। इसका सही जवाब है मेघालय। दुनिया में सबसे ज्यादा वार्षिक वर्षा मेघालय के मावसिनराम में होती है। मावसिनराम मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में है। यहाँ मानसून के दौरान औसतन 11,872 मिलीमीटर 467 इंच बारिश होती है। मावसिनराम में उपोष्णकटिबंधीय उच्चभूमि जलवायु है। यहाँ ज्यादातर बारिश जून से सितंबर के बीच होती है।
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक साल 1985 में मावसिनराम में 26,000 मिलीमीटर 1,000 इंच बारिश हुई थी। यहाँ ज़्यादातर बारिश भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? हु रोट द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1817? ए. जेम्स मिल, बी. विलियम बेंटिक, सी. दादाभाई नौरोजी, डी. रोमेश चंद्र दत्त। इसका सही जवाब है जेम्स मिल। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब को स्कॉटिश इतिहासकार, अर्थशास्त्री, राजनीतिक सिद्धांतकार और दार्शनिक जेम्स मिल ने लिखा था। यह किताब साल 1817 में प्रकाशित हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। म्यांमार की मुद्रा को क्या कहा जाता है? What is the currency of Myanmar called? म्यांमार क्यात, बी. अनमिनबी, सी. दीनार, डी. शेकेल। इसका सही जवाब है म्यांमार क्यात। म्यांमार की मुद्रा के बारे में और कुछ बातें। म्यांमार की मुद्रा का नाम म्यांमार क्यात है। इसे एमएमके से दर्शाया जाता है। म्यांमार क्यात को के अक्षर से भी दर्शाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दक्षिण का उद्यान कहलाता है। द गार्डन ऑफ द साउथ इज कॉल्ड ए. कावेरी डेल्टा, बी. गोदावरी डेल्टा, सी. महानदी डेल्टा, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है कावेरी डेल्टा। दक्षिण उद्यान के बारे में और कुछ बातें। कावेरी डेल्टा क्षेत्र को दक्षिणी भारत का उद्यान भी कहा जाता है। कावेरी नदी के नाम से जानी जाती है। दक्षिणी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हरेली त्योहार, हरेली फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हरेली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ए. मणिपुर, बी. महाराष्ट्र, सी. छत्तीसगढ़, डी. कर्नाटक। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। हरेली त्योहार के बारे में और कुछ बातें। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है। इस त्योहार से ही राज्य में खेती किसानी की शुरुआत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह त्योहार परंपरागत रूप से उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन किसान खेती किसानी में उपयोग आने वाले कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं और घरों में माटी पूजन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। इज अ वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ द फ्लूट? ए. अंजनीबाई मालपेकर, बी. मीरा बनर्जी, सी. अजय चक्रवर्ती, डी. हरिप्रसाद चौरसिया। इसका सही जवाब है हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में और कुछ बातें। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक है। हरिप्रसाद चौरसिया हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के बांसुरी वादक है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को आम जनता तक पहुंचाकर उसका विस्तार किया। वे पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित है। वे एक असाधारण बांसुरी वादक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय शैली के दिग्गज और संगीत निर्देशक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इन विच ईयर डिड द कलिंगा वॉर टेक प्लेस? ए. 261 BC, बी. 263 BC, सी. 232 BC, डी. 240 BC। इसका सही जवाब है 261 BC। कलिंग युद्ध के बारे में और कुछ बातें। कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच साल 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह युद्ध मौर्य साम्राज्य और कलिंग के बीच लड़ा गया था। कलिंग पूर्वी तट पर स्थित एक स्वतंत्र सामंती राज्य था। यह राज्य वर्तमान में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में है। यह युद्ध धौली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। ये पहाड़ियाँ दया नदी के किनारे है। इस युद्ध में मौर्य सेना की जीत हुई थी। युद्ध के बाद अशोक ने पश्चाताप किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। इस युद्ध के बाद सैन्य विजय का युग खत्म हो गया और आध्यात्मिक विजय या धम्म विजय का युग शुरू हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वॉज नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड? ए. 1979, बी. 1982, सी. 1981, डी. 1978। इसका सही जवाब है 1982। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बारे में और कुछ बातें। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड की स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। इसकी स्थापना पी. शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई थी।
नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के दौरान हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड भारत का एक शीर्ष विकास बैंक है। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाला शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस गेंदबाज ने आईसीसी विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लिए है? Which of the following bowlers has taken the most wickets in the ICC World Cup 2023? A. Adam Jampa, B. Gerald Coetzee, C. मोहम्मद शमी, D. दिलशान मधुशंका। इसका सही जवाब है मोहम्मद शमी। आईसीसी विश्व कप 2023 के बारे में और कुछ बातें। आईसीसी विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भारत के मोहम्मद शमी रहे। भारत के मोहम्मद शमी 7 मैचों में 24 विकेट के साथ क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। बेस्ट प्रदर्शन 57 रन देकर 7 विकेट, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? अर्ली बुद्धिज्म वेयर वर द टेक्स्ट्स कंपोज्ड? ए. प्राकृत पाठ, बी. पाली, सी. संस्कृत पाठ, डी. चित्रलेखीय पाठ। इसका सही जवाब है पाली। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई थी। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में दिए थे ताकि आम जनता उन्हें आसानी से समझ सके। त्रिपिटक पाली भाषा में रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तक है? Which of the following personalities is a famous Bharatanatyam dancer? A. शाश्वती सेन, B. बिरजू महाराज, C. नाइक सिद्दीकी, D. पद्मा सुब्रमण्यम। इसका सही जवाब है पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम के बारे में और कुछ बातें। भरतनाट्यम एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। पद्मा सुब्रमण्यम न केवल एक भरतनाट्यम नृत्यांगना है बल्कि एक कोरियोग्राफर, रिसर्च स्कॉलर और संगीतकार भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? When was the first battle of Tarain fought? A. 1208, B. 1182, C. 1191, D. 1215। इसका सही जवाब है 1191। तराइन के पहला युद्ध के बारे में और कुछ बातें। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान और गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। यह युद्ध तराइन के पास लड़ा गया था जो आजकल हरियाणा के तरौरी में है। इस युद्ध में राजपूतों की जीत हुई थी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।